हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस। हम लोग सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएफआर, एफआर में लास्ट सेशन में इंड एस 36 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज किया एंड उसके एप्लीकेशन हमने क्वेश्चंस में चेक किए। आज हम इंड एस 36 के ही एक और पॉइंट पर, जिसमें मैंने बच्चों को एप्लीकेशन करते समय बहुत सारी गलती करते हुए देखा है, उस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस टॉपिक को हम इस सेशन में रिवाइज करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट इसका एप्लीकेशन हम लोगों को क्लियर रहे और हम इस पर गलती ना करें। हम इस टॉपिक को दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल एसेट के इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल, फिर सीजीयू के इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल एसेट का रिवर्सल। आप इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कब करोगे? कब आप वापस से एक एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करोगे और इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल करोगे। इंड एस 36 बोला इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपके एसेट की सर्विस पोटेंशियल इंक्रीज हो गई है सिंस द लास्ट इंपेयरमेंट। हमने लास्ट जब इंपेयरमेंट किया था, जब हमने इंपेयरमेंट चार्ज किया था, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था, एसेट का सर्विस पोटेंशियल गिर गया था। एसेट के एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कब हो गए थे और वहां से लेकर आज तक हम देख रहे हैं, आज के दिन हम देख रहे हैं एसेट का सर्विस पोटेंशियल हैज इंक्रीज, द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने का कैपेसिटी हैज इंक्रीज। तब हम रिकवरेबल अमाउंट एसेट का वापस कैलकुलेट करेंगे और रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करके पुराने वाले इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करेंगे, पुराने वाले इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करेंगे। नॉर्मली हम लोग बोलने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन हमको ना बताए बट क्वेश्चन हम लोगों को रिकवरेबल अमाउंट निकाल के दे और हमें दिख रहा है द रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, तब हम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का प्रोसेस शुरू करेंगे, रिवर्सल का काम शुरू करेंगे। ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा, इसका कैलकुलेशन का ही एप्लीकेशन बच्चे गलती करते हैं, इस पर ध्यान देना है। मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिवर्स, कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना है उसका मेजरमेंट करना है। ये टोटल काम हम लोग 4-5 स्टेप में करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। आप अपने एसेट का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करो। जो एसेट का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल आपको लग रहा है करना पड़ सकता है, उसका कैरिंग अमाउंट निकाल लो। कैरिंग अमाउंट आपको अपने बुक से मिल जाएगा, बुक से जो कैरिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट, रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन करो एसेट का आज के दिन। जिस दिन का कैरिंग अमाउंट आपने निकाला है उसी दिन का रिकवरेबल अमाउंट आप कैलकुलेट करो। अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट तो मैं बोल सकता हूं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हम कर सकते हैं। हमने एक इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था व्हेन द कैरिंग अमाउंट वाज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। अब मेरा रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट तो मैं इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकता हूं। बट ध्यान रखना हमेशा, अगर ये रिकवरेबल अमाउंट ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट होता है ओनली बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, ओनली बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे एसेट को हम आगे यूज करते जाएंगे कैरिंग अमाउंट कम होती जाएगी, बट बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट खत्म होता जाएगा तो हो सकता है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट क्रॉस कर जाए कैरिंग अमाउंट को, बिकॉज ओनली ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। हम लोग जब बहुत लंबा समय रहता है, मान लो एसेट आज है और 10 साल वो यूज होगा, तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट आएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, 3 साल 4 साल 5 साल आगे जाएंगे, वो टाइम वैल्यू का इफेक्ट कम होते चला जाएगा, जिसके कारण मेरा रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर पैसेज ऑफ टाइम के कारण मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज होता है और वो कैरिंग अमाउंट को क्रॉस करता है, हम लोग कभी भी इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल नहीं करते। तो इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस पोटेंशियल इंप्रूव होनी चाहिए। अगर कोई सर्विस पोटेंशियल में इंप्रूवमेंट नहीं है तो हम इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर मेरे को रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद दिख रहा है रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट फॉर पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट द रीजन, सर्विस पोटेंशियल इंक्रीज हुआ इसीलिए रिकवरेबल अमाउंट इज क्रॉसिंग द कैरिंग अमाउंट, तो हम इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको एक और कैलकुलेशन करना होगा। आपको कैलकुलेट करना होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। आपने जो 2 साल 3 साल पहले इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया, आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो गई, जिसके बेसिस पे आज आप अपना कैरिंग अमाउंट नया निकाल रहे हो। अगर उस समय इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं किया हुआ होता तो आज के दिन कैरिंग अमाउंट कितना होता? 100% ज्यादा ही होता, जो अभी है उससे ज्यादा ही होता, क्योंकि अगर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं करते तो उस समय का कैरिंग अमाउंट बढ़ा हुआ रहता, डेप्री माइनस करते तो वो कैरिंग अमाउंट अभी ज्यादा आता। तो आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट लॉस चार्ज इन अर्लियर ईयर। अगर पहले इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं होता तो आज के दिन कैरिंग अमाउंट क्या होता। मैं जब भी इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करूंगा ना, इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स और नया कैरिंग अमाउंट मेरा आएगा, वो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता स्टेप 2 या स्टेप 3 विच एवर इज लोअर को।
स्टेप 2 या स्टेप 3 में जो भी लोअर है, मेरा नया वाला कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कभी भी उसको रिवर्स नहीं, कभी भी उसको एक्सीड नहीं कर सकता। यानी जब आप इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट को बढ़ाएंगे, कैरिंग अमाउंट मैक्सिमम कितना होगा, वो मैक्सिमम होगा रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, इन दोनों में विचएवर इज लोअर। मान लीजिए रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है 300, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट आ रहा है 280, आप रिवर्सल करके जो नया कैरिंग अमाउंट को ले जाएंगे, जो कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, वो 280 से ज्यादा नहीं कर सकते, लोअर ऑफ दी टू। मान लो रिकवरेबल अमाउंट है 270, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट 280, आप इंक्रीज करोगे बट इंक्रीज 270 से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर एसेट दिखना नहीं चाहिए। तो जब भी आप इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करोगे और नया कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करोगे, वो नया कैरिंग अमाउंट कैन नॉट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट निकाला, रिकवरेबल अमाउंट निकाला, और जो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट ऑफ का डिफरेंस है वही डायरेक्टली बोला रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। ये गलत है। दो चीज ध्यान देना, नंबर वन, जो इंपेयरमेंट लॉस पहले चार्ज किया था उससे ज्यादा रिवर्सल हम नहीं करेंगे, और उसमें भी नंबर टू, हमारा जो नया कैरिंग अमाउंट होगा दैट कैन नेवर एक्सीड जो हमारा कैरिंग अमाउंट होता है हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। क्योंकि अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता और आज का कैरिंग अमाउंट 280 होना चाहिए, आप अगर उसको 280 से ऊपर ले जाओगे तो आप एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, और AS10 बोलता है अपवर्ड रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होगा कि जो भी गेन है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना चाहिए। तो आप इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करके एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू नहीं कर सकते हो, ये रूल नहीं है। इसीलिए आपको मैक्सिमम कैरिंग अमाउंट रखना है, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। और जो डिफरेंस है बिटवीन आज का कैरिंग अमाउंट एंड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, वो डिफरेंस हमारा रिवर्सल माना जाएगा। मान लीजिए आज का कैरिंग अमाउंट है हमारा 250, और मेरा पहला एग्जांपल बोलता है आप रिवर्स करके 280 तक ले जा सकते हो। मैं 30 का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करूंगा, 30 का इंपेयरमेंट लॉस करके मेरा नया कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट आ जाएगा 280। तो अभी 250 कैरिंग अमाउंट है, मैं इसको 280 पर लेके जाऊंगा तो मेरे को 30 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना पड़ेगा, 30 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना है, पहला स्टेप आज का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, दूसरा स्टेप आज का रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, तीसरा स्टेप कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कीजिए आज का हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट इन अर्लियर ईयर। अब ये जो आप अभी रिवर्सल कर रहे हो, आप कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करोगे, ये कैरिंग अमाउंट मैक्सिमम इंक्रीज होगा लोअर ऑफ 2 और 3, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, उससे ज्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। और मेरा रिवर्सल होगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो मैंने निकाला स्टेप 4 में माइनस ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट जो अभी एग्जिस्ट करता है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट जो अभी एग्जिस्ट करता है, उतना डिफरेंस में रिवर्स कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं रिवर्स नहीं कर सकता हूं। मेनली बच्चे ना ये स्टेप 3 और 4 भूल जाते हैं, वो डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करके रिवर्सल का कैलकुलेशन कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग। तो ध्यान ये रखना है, आप जब भी रिवर्सल करोगे इंपेयरमेंट लॉस का, रिवर्सल करने से कोई ऐसा रिवैल्यूएशन गेन नहीं आना चाहिए जो रिकॉर्ड होता अगर हमारा एसेट नॉर्मली चलता। तो नॉर्मली अगर एसेट चलता बिना किसी इंपेयरमेंट को, तो उसका आज वैल्यू 280 होना चाहिए। आप 280 से ऊपर मत ले जाओ, वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, फिर उसके लिए AS10 आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन हम लोगों को अच्छी तरीके से सीखना, अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना, यही हम लोगों से गलती होगी। अगर आपने इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल किया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस आप रिवर्स कर रहे हो। पहले लॉस चार्ज किया था तो एसेट की वैल्यू कम हुई थी, अब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। सबसे पहले जो भी इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है वो पीएल में जाएगा, टू दी एक्सटेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस चार्ज टू पीएल, जितना आपने पहले पीएल में लॉस चार्ज किया था। उसके बाद अगर कोई बचा हुआ गेन है तो वो गेन जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व में, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। मान लीजिए मुझे 30 रुपए रिवर्स करना है, पहले मैंने जब इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था 20 रुपए पीएल में डाले थे, तो पहले मैं 20 रुपया पीएल में डालूंगा, पुराना लॉस को नेट ऑफ करूंगा, और जो 10 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि जब आपने लॉस चार्ज किया होगा तो कुछ लॉस आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज किया होगा, कुछ लॉस पीएल से चार्ज किया होगा। तो पहले पीएल वाला लॉस जो रिवर्सल है, लॉस है, वो रिवर्स होगा, उसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व में रिवर्सल होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में रिवर्सल होगा।
तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेरी सिंपल है। जैसे जैसे नॉर्मली एक डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हम पीएल में डालते हैं, तो जो भी गेन होगा अपवर्ड रिवैल्यूएशन में वो पहले पीएल में क्रेडिट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस, फिर एक्स्ट्रा गेन रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। यही काम हमको यहां करना है। तो एक डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जो होता है अपवर्ड एंड आफ्टर एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन, वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमें फॉलो करना है। तो इंडिविजुअल एसेट में अगर आपको लगता है आपका इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रहा है, तो आप इस तरीके से उसका कैलकुलेशन और अकाउंटिंग करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन और अकाउंटिंग करेंगे। अब इसी के बाद आता है सर अगर यही चीज कैश जनरेटिंग यूनिट में हुई तो क्या होगा। सबसे पहले आप सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे कितना इंपेयरमेंट लॉस हमें रिवर्स करना है। इंपेयरमेंट लॉस जितना रिवर्स करना है, ध्यान रखना गुडविल से कभी भी इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं होगा। एक बार आपने गुडविल में लॉस चार्ज कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, गुडविल वापस आप नहीं ला सकते, इंड एस उसको प्रोहिबिट करता है। तो गुडविल को छोड़ के बाद बाकी जितने भी एसेट्स है उस सीजीयू में, उन सारे एसेट्स में आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो रिवर्सल अलोकेट करना है। मान लीजिए मेरा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एज पर अबव कैलकुलेशन 50 रुपया आया। ये 50 रुपए का जो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल है मैं सारे एसेट में अलोकेट करूंगा एक्सेप्ट गुडविल इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। नॉर्मल एसेट्स में भी, कॉर्पोरेट एसेट में भी रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट पे मेरा क्या होगा, मेरा वो इंपेयरमेंट लॉस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन में अलोकेट कर दूंगा। अब जो ये अलोकेशन करने के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आया, ध्यान रखिएगा बोला गया कि ये जो सीजीयू में आपने इंडिविजुअल एसेट में ये रिवर्सल अलोकेट किया है, ये इंडिविजुअल एसेट का रिवर्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी जो नया कैरिंग अमाउंट आएगा, हम एक बार चेक करेंगे, वो नया कैरिंग अमाउंट किसी भी एसेट का एक्सीड नहीं करना चाहिए। Number one, recoverable amount of that asset. Number two, carrying amount of that asset had there been no impairment. अगर कोई impairment नहीं होता तो आज उस asset का carrying amount क्या होता। कोई भी individual asset का revised carrying amount should not exceed the lower of the two, जो अभी मैंने आपको सिखाया। आप जब रिवर्स करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिवर्सल के बाद जो नया कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट या कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, व्हिचएवर इज लोअर, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोला the reversal shall be allocated to all assets in CGU other than goodwill on a pro rata basis of their carrying amount. The reversal shall be treated as reversal of impairment loss for individual asset. So revised carrying amount of assets shall not exceed, जो नया carrying amount है shall not exceed lower of recoverable amount of the asset या carrying amount had there been no impairment। यानी करना बिल्कुल इंडिविजुअल एसेट वाला ही काम है, बस सीजीयू में एक स्टेप बढ़ जाता है, अलोकेशन ऑफ द रिवर्सल। जैसे इंपेयरमेंट लॉस जब सीजीयू में कर रहे थे तो अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नया सीखा था, फिर उसके बाद बोला ये इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट लॉस ट्रीट कीजिए और उसका अकाउंटिंग वैसे ही कीजिए जैसे आप इंडिविजुअल एसेट का करते थे। तो वैसे ही रिवर्सल में सेम बात बोला, जितना रिवर्स करना है वो रिवर्सल आप सारे एसेट में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मार दीजिए। उसके बाद मानिए कि ये सारा इंडिविजुअल एसेट का रिवर्सल है और इंडिविजुअल एसेट के रिवर्सल में जो आपने रूल फॉलो किया वही रूल फॉलो करके चेक कर लीजिए, जो नया कैरिंग अमाउंट आया है वो नया कैरिंग अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए लोअर ऑफ द टू से। तो चाहे सीजीयू का रिवर्सल हो चाहे इंडिविजुअल एसेट का रिवर्सल हो, रूल यही लगेगा। मतलब मेन आप सारे बच्चों को पहले इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया तो सीजीयू में सिर्फ अलोकेशन एक स्टेप है जो आपको करना है। आपने कैलकुलेट किया कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा, उसका अलोकेशन कर दो। अलोकेशन के बाद हर एसेट का नया कैरिंग अमाउंट आएगा, एक बार चेक कर लो वो कैरिंग अमाउंट उस दो लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, उन दो लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, लोअर ऑफ द टू लिमिट, दोनों लिमिट में विचएवर इज लोअर उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा रिवर्सल का ज्ञान है। तो रिवर्सल में तीन चीज सीखा। नंबर वन, रीजन, क्या रिवर्सल का रीजन क्या हो सकता है। नंबर टू, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिवर्स। नंबर थ्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रिवर्सल तभी कर सकते हो व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन सर्विस पोटेंशियल। मेजरमेंट कैसे होगा, हम लोग पहले कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, आज के दिन का रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे कैरिंग अमाउंट हैड देयर बी नो इंपेयरमेंट। मेरा एसेट का नया कैरिंग अमाउंट स्टेप 2 और स्टेप 3 में विचएवर इज लोअर से ज्यादा नहीं हो सकता, उतना इंपेयरमेंट लॉस हम रिवर्स करेंगे, उससे ज्यादा हम रिवर्स नहीं कर सकते। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल का अकाउंटिंग क्या होगा, सेम। अगर एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद एक डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, सॉरी एक डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद एक अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का लॉस पीएल में चार्ज किया होगा तो अपवर्ड का गेन भी पहले पीएल में क्रेडिट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस, फिर एक्स्ट्रा गेन है तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो जैसा आपने सीख रखा वही चीज आपको यहां पर अप्लाई करना।
मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट का टाइम लेकर फटाफट इसको आप चेक कीजिए, इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फटाफट 1 मिनट में ये चेक कर लीजिए। डन, आपने एक बार देख लिया होगा। आइए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक इंडिविजुअल एसेट पर क्वेश्चन लेंगे, चीजों को समझेंगे, फिर हम एक सीजीयू का क्वेश्चन लेंगे और उस पर भी एप्लीकेशन करके देखेंगे। A Limited purchased an asset of 100 lakh on 1st April 2020. Cost 100 lakh, purchased on 1st April 20. Useful life 4 years with no residual value. यूजफुल लाइफ 4 साल, नो रेसिडुअल वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूं डेप्रिसिएशन इफ एसएलएम बेसिस 25 25 25 25। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट इज एज फॉलोज। ऑन 31 मार्च 21 फर्स्ट ईयर के एंड पे 60, सेकंड ईयर के एंड पे 40, थर्ड ईयर के एंड पे 28। Calculate the amount of impairment loss or its reversal if any on 31st March 21, 22, 23। आपको कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस करना और उसका रिवर्सल कैलकुलेट करना है। आइए ना हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। आंसर लिखा हुआ है, मैं लिखे हुए आंसर से पढ़ना प्रेफर नहीं करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि बच्चा मेरे साथ दिमाग लगाने की कोशिश करे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, वी आर नॉट फाउंडेशन स्टूडेंट्स कि फटाफट कंप्लीट कर दो सर, समझ में आएगा, हम बाद में देख लेंगे। वी नीड एवरीथिंग टू बी अंडरस्टूड इन वन गो, देर आफ्टर बार बार नहीं देखना है मुझे। तो अगर मैं बात करूं आंसर की, तो सबसे पहले मैंने एसेट खरीदा 1/4/2020 जिसका कॉस्ट लगा ₹100 lakhs। फर्स्ट ईयर मेरा डेप्रीसिएशन होगा, डेप्रीसिएशन में एसएलएम बेसिस फॉलो कर रहा हूं, 100 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 25 lakhs। तो 31 मार्च 21 को मेरा WDV बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट कुछ भी बोलो आप, ₹75 lakhs, यू कैन कॉल इट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। अब मैंने देखा कैरिंग अमाउंट 75 lakhs है बट रिकवरेबल अमाउंट 31 मार्च का 60 lakhs है, 60 lakhs। तो क्योंकि 75 lakhs कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट 60 lakhs है, तो मुझे इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करना पड़ेगा। Impairment loss 75 minus 60, my carrying amount was exceeding the recoverable amount, तो ₹15 का impairment loss चार्ज होगा। और मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 60 lakhs। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 60 lakhs। अब 60 lakhs 3 साल में डेप्रीशिएट होगा, 3 साल में, तो 20 तो नेक्स्ट ईयर का मेरा डेप्रीसिएशन हो गया 60 डिवाइडेड बाई 3। प्रोस्पेक्टिव बुक वैल्यू चेंज होगा तो जो डेप्रीसिएशन का इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव होगा, तो ₹20 lakhs। मेरा वैल्यू आ गया 31 मार्च 22 का कैरिंग अमाउंट ₹40 lakhs। इस दिन का रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ है 40 lakhs, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 40 lakhs, रिकवरेबल अमाउंट 40 lakhs, नो इंपेयरमेंट लॉस टू बी चार्ज या नो रिवर्सल टू बी डन। फिर वापस मैं नेक्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा ₹20 lakhs, एसएलएम सेम रहेगा। मेरा 31 मार्च 13 का कैरिंग अमाउंट आ गया ₹20 lakhs। बट मैंने इस दिन का रिकवरेबल अमाउंट चेक किया तो रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है इस दिन का 28 lakhs, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। हो सकता है मेरा इंपेयरमेंट लॉस मैं रिवर्स करना पड़ेगा। हम लोगों को बोला नहीं है ये क्यों है, तो हम मानते हैं सर्विस पोटेंशियल इंप्रूव हुआ इसीलिए रिकवरेबल अमाउंट बढ़ा है। तो अब मेरे को रिकवरेबल अमाउंट दे दिया 28 lakhs। नॉर्मली बच्चा हड़बड़ी में क्या करता है, सर 8 लाख रुपए का रिवर्सल कर दो, सीधा 8 लाख से वैल्यू बढ़ा दो, हमारा पुराना लॉस 15 था, अभी 8 लाख का मेरा रिवर्स हो रहा है, तो 8 लाख रिवर्स कर दो पूरा। मैं बोला नहीं, एक बार चेक करना होगा क्या ये रिवर्सल के बाद मेरा नया कैरिंग अमाउंट लिमिट में है या नहीं है। तो रिवर्सल के लिए मैं बात करता हूं, रिवर्सल ऑफ लॉस। मेरा कैरिंग अमाउंट आज के दिन एसेट का 20, रिकवरेबल अमाउंट मेरा 28। अब मुझे कैलकुलेट करना है कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। अगर उस समय जो इंपेयरमेंट हुआ वो नहीं होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता। सर अगर वो इंपेयरमेंट नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट आपका 75 रहता, 75 और उसके ऊपर 2 साल का आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर दे, 75 माइनस 25 माइनस 25। अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो मेरा एसेट 75 पर रहता और 25 का डेप्रीसिएशन मैं हर साल करता, मेरा वैल्यू होता 25 lakhs। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, लोअर ऑफ 2 और 3। रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट विच एवर इज लोअर, 25 लाख। Therefore, reversal of impairment loss equal to
20 सॉरी 25 माइनस 20 रुपीज 5 लाख। मैं 5 लाख का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं रिवर्स नहीं कर सकता। कोई मेरे से जर्नल एंट्री पूछेगा तो मैं एंट्री करूंगा एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस दिस विल गो टू पीएल, क्योंकि कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व में लॉस चार्ज नहीं हुआ था, पुराना लॉस भी पीएल में गया होगा तो उसका रिवर्सल भी पीएल में जाएगा। तो ये अगर मैं 5 लाख का रिवर्सल कर दूं, एड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 5 लाख, तो मेरा नया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ये आ जाएगा रुपीज 25 लाख। ये उतना ही होगा जितना अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता तो आज के दिन होता। इसके ऊपर जो भी आपको चेंज करना है फिर वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन के रूल्स फॉलो करके आपको करना होगा। इससे ऊपर मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि ये वो कैरिंग अमाउंट है जो होता अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं होता। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आप चाहो तो इसका आंसर देख सकते हो, मेरे को आंसर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 लाख रिकवरेबल अमाउंट, 75 लाख कैरिंग अमाउंट, तो 15 लाख का इंपेयरमेंट लॉस जो पीएल में जाएगा। नेक्स्ट ईयर 40 लाख का कैरिंग अमाउंट, 40 लाख का रिकवरेबल अमाउंट, नो इंपेयरमेंट लॉस नो रिवर्सल। लास्ट ईयर 20 लाख का कैरिंग अमाउंट, 28 लाख का रिकवरेबल अमाउंट। क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर शुड बी रिवर्स्ड। However, reversal should not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset. Carrying amount had no impairment loss been recognized is 25 lakh. Therefore, reversal of impairment loss 5 lakh should be done on 31st March. 5 लाख का रिवर्सल होगा, 8 लाख का रिवर्सल नहीं होगा। I hope you got my point on question 36. एक क्वेश्चन और करते हैं so that we can understand that we understood things properly. ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सीजीयू के रिवर्सल का एग्जांपल है। लेट अस सी क्या एग्जांपल है। बोल रहा है ऑल फिगर्स आर इन रुपीज लैक्स। राजेश इंडस्ट्रीज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। In 2025, the government put a restriction on export of goods exported by Rajesh Industries, leading to impairment of its asset. राजेश कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा था और गवर्नमेंट ना उस पर एक्सपोर्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो राजेश जो माल बना रहा है वो एक्सपोर्ट हो नहीं सकता, तो जो उसका एसेट का सर्विस पोटेंशियल था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स था, वो जोर से गिरेगा, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करने का नौबत आएगा। राजेश इंडस्ट्रीज अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ 2021 आइडेंटिफिएबल एसेट वर्थ 400 फॉर 600, द बैलेंस बीइंग ट्रीटेड एज गुडविल। 400 का बिजनेस अक्वायर किया था, 600 रुपए देके, तो 200 रुपया गुडविल रिकॉग्नाइज किया था 2021 में, एंड एंड ऑफ 2021 यानी मैं बोल सकता हूं 2022 के शुरू में। The useful life of the identifiable asset worth is 15 years and depreciated on SLM basis. ये identifiable asset हम 15 साल की लाइफ पे depreciate करेंगे, जो 400 का है। गुडविल अमोर्टाइज नहीं होता, गुडविल तो भैया सेम वैल्यू पे आता है, उसको हम लोग हर साल इंपेयरमेंट लॉस के लिए टेस्ट करते हैं। मेरा जो बैलेंस एसेट है 400 लाख का, उसको हम हर साल डेप्रिशिएट करेंगे 15 ईयर्स के ऊपर। When government put the restriction at the end of 2015 यानी मैंने 2012 में पूरा चलाया, 13 पूरा चलाया, 14 पूरा चलाया, 15 पूरा चलाया, 4 साल के बाद जो हमारा वो था, गवर्नमेंट जब रेस्ट्रिक्शन पुट किया, कंपनी रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस बाय डिटरमाइनिंग द रिकवरेबल अमाउंट एट 272। 4 साल बाद हम कैरिंग अमाउंट निकाले, बट हमने जब रिकवरेबल अमाउंट चेक किया गवर्नमेंट के बैन आने के बाद, तब हमने देखा रिकवरेबल अमाउंट इज ओनली 272, तो हमने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया। इन 2017 the restriction was withdrawn by the government, and due to this favorable change the industries Rajesh Industries Limited estimates recoverable amount at 342। अब देखो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया, 272 तक चला गया था उस साल, अब बढ़ के 342 हो गया। तो 2015 के एंड में हमने वो किया, 2016 हमने यूज किया, 2017 में बैन हटा दिया गवर्नमेंट ने। अब ये बताया नहीं 2017 के एंड में हटाया या बिगिनिंग में हटाया, हर जगह एंड 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 बोल रहा था, यहां कुछ बोला नहीं है, तो मैं मान रहा हूं 2017 के बिगिनिंग में उन्होंने हटा दिया, बिगिनिंग में बैन हटा दिया। You are required to calculate and allocate impairment loss in 2015 and calculate amount of reversal of impairment loss and allocation in 2017। आइए ट्राई करते हैं। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। सबसे पहले नंबर 1 2025 का इंपेयरमेंट लॉस या 15 का इंपेयरमेंट लॉस। पर्टिकुलर्स हमारे एसेट क्या है, अदर एसेट्स इन सीजीयू, गुडविल, टोटल। हमने जब अक्वायर किया था, कब अक्वायर किया था, 2011 के एंड में, सॉरी 2011 के एंड में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2011 एंड,
या 2012 के बिगिनिंग में। कैरिंग अमाउंट इसका था 400, इसका था 200, टोटल हो गया 600। ठीक है, इसको तो एसेट्स को तो हम डेप्रीशिएट करेंगे नॉर्मल 15 साल के हिसाब से, बट गुडविल डेप्रीशिएट नहीं होता। लेस डेप्रीसिएशन फॉर 4 ईयर्स, 2012, 13, 14, 2015 का एंड पे हुआ है इंपेयरमेंट टेस्टिंग, एंड पे, तो 2015 के एंड तक हमको पहुंचना है। डेप्रीसिएशन फॉर 4 ईयर्स, 400 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4, 400 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4, 4 साल का हमारा डेप्रीसिएशन 106.66। इसमें कोई डेप्रीसिएशन नहीं है। गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज्ड, इट इज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एज पर इंड AS 36 एंड 38। ये हो गया 293.33, ये हो गया 200, ये हो गया 493.33। ये 2015 के एंड का कैरिंग अमाउंट, 4 साल बाद का कैरिंग अमाउंट। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है इस साल। रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है? रिकवरेबल अमाउंट 272। तो रिकवरेबल अमाउंट अगर दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं इंपेयरमेंट लॉस, 493.33 माइनस 272, 221.33। ये इंपेयरमेंट लॉस पहले गुडविल में अलोकेट होगा, गुडविल के बाद जो एक्स्ट्रा लॉस है वो एक्स्ट्रा लॉस अदर एसेट्स में अलोकेट होगा। इंपेयरमेंट लॉस CGU का पहले गुडविल में अलोकेट होता है, फिर रिमेनिंग एसेट्स में अलोकेट होता है। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एट 2015 के एंड, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ये हो गया 272, ये हो गया 0, ये हो गया 272। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया 272, 0 और 272। फिर वापस मैं डेप्रीसिएशन करूंगा, इस साल का डेप्रीसिएशन 272 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 ईयर। 2015 खत्म हो गया, अब 2016 का डेप्रीसिएशन, तो 12 नहीं होगा, 11 होगा। 15 में से 4 साल गया ना, 11 बचेगा। 24.73, 11 ईयर्स में मैं एसेट को डेप्रीशिएट करूंगा। तो इस एसेट का कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ 2016 या बिगिनिंग ऑफ 2017। अब इसमें दो तरीके के अजम्पशन हो सकते हैं, बिगिनिंग में रिवर्सल हुआ या एंड में रिवर्सल हुआ। अगर एंड आप बिगिनिंग करते हो तो इंटू 2 करके डेप्रीसिएशन निकाल, मतलब एंड करते हो, और बिगिनिंग मानते हो तो सिर्फ 2016 का डेप्रीसिएशन दिया, 2017 का बिगिनिंग का मेरा वैल्यू आ गया। मैं बिगिनिंग मान रहा हूं एक बार, ये आया 247.27, 247.27। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट एसेट का दिया हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट मैं एक बार चेक कर लेता हूं। रिकवरेबल अमाउंट एसेट का दिया हुआ है मेरा नया वाला 342, रिकवरेबल अमाउंट 342 दिया हुआ है, 342। या मैंने कैलकुलेशन सही किया है ना? जस्ट अ सेकेंड, मेरे कैलकुलेशन में मैंने कुछ मिस्टेक की है। 294, 272, ओके, इन्होंने 2 इयर्स लिया है, एंड ऑफ 2017 लिया है, हमने बिगिनिंग ऑफ 2017 लिया क्योंकि बताया नहीं था कब हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी एंड ऑफ 2017 ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, 2 साल का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। अदरवाइज क्या है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे जब आपका आंसर प्रॉपर नहीं दिखेगा आपको। तो मैं 2 साल का ले लेता हूं, एट एंड ऑफ 2017। एग्जाम में कुछ ना बोले तो आप दोनों में से कुछ भी लेके अजम्पशन आप अपना आंसर लिख दो वहां पे, 49.45। तो यहां हमारा वैल्यू आ गया -272, 222.55, 222.55। अब मेरा रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट निकल गया 222.55, रिकवरेबल अमाउंट मेरा दिया हुआ है 342, 342। मेरे को यह निकालना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। अगर उस एसेट में कोई इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होता?
सर अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो मैं 400 को डेप्रीशिएट करते हुए चलता, तो ये जो 400 डेप्रीशिएट होता ये 6 साल में लगातार डेप्रीशिएट होता। 400 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6, 6 साल हो गया है। 400 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6, मेरा वैल्यू होता ₹240। मेरा वैल्यू होता है एसेट का ₹240। 400 से नॉर्मल 6 साल का डेप्रीसिएशन मारता बिना किसी इंपेयरमेंट लॉस के, तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो सकता है 240। देयरफॉर रिवर्सल मैं मैक्सिमम कर सकता हूं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 240 माइनस 222.55, 240 माइनस 222.55, मेरा मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है 17.45 lakhs। एड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, एड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 17.45, तो मेरा नया कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 240। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कभी रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्स जो होगा वो सिर्फ एसेट्स का इंपेयरमेंट लॉस होगा। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कैन नेवर बी रिवर्स्ड। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया 240, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 240। आप ये आंसर आराम से चेक कर सकते हो। पहले इन्होंने 200 और यहां 294, हमारा भी 200 और 294 हमने कैलकुलेट किया था, 200 और 294। फिर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया, इंपेयरमेंट लॉस तो गुडविल से 200 और उससे 22, तो 272 मेरा नया कैरिंग अमाउंट आ गया था 272। फिर इस पर 2 साल हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, 2 साल डेप्रीसिएशन चार्ज करके वैल्यू 223 आ गया। मेरा यहां 222.55 है, एक ही बात है। नया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 240, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 240, तो मैं 17 का रिवर्सल कर सकता हूं इंपेयरमेंट लॉस का, 17 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो मैंने 17.45 का रिवर्सल कर दिया। उस आंसर में उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया था फिगर्स को, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, मैंने डेसिमल्स में लिया और डेसिमल्स के हिसाब से रिवर्सल किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन पूरा लैक्स में है तो आपको राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे डेसिमल में करना चाहिए। क्वेश्चन नॉर्मल फिगर में होता तो यू कैन डू दैट। ये हमारे रिवर्सल की टेक्निक है, ये हमारे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस की टेक्निक है। डन 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 डन। तो सीजीयू में भी कोई नया चीज नहीं सीख रहे हैं, वही इंडिविजुअल एसेट वाला ही काम करना है। आप एसेट का कैरिंग अमाउंट निकालो, रिकवरेबल अमाउंट निकालो, कैरिंग अमाउंट निकालो, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, आप मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो दिस इज द सेकेंड टॉपिक जो मेरे को लगता है बच्चे इस एएस में गलती करते हैं, तो मैंने ये आपके साथ रिवाइज किया। आपको ऐसा कोई और टॉपिक लगे जो आपको लगे कि अविनाश सर ये वाला आप हमको रिवाइज कराओ, इसमें मैं प्रॉब्लम फेस करता हूं, जरूर मुझे बताएं, मैं कराऊंगा। और वीडियो के लेंथ से ना डरे, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट अगर आप अपने प्रिपरेशन के लिए नहीं दे सकते हैं तो मुश्किल है। ये सारे वीडियोस आप कम्यूट करते समय भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो May 25 वाले बच्चे हैं उन्हीं को ये वीडियो देखने चाहिए। आप आगे के किसी भी टर्म के हो, अगर आपके कॉन्सेप्चुअल लेक्यूना है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, दे विल हेल्प। एंड दीज आर सम टॉपिक्स जो हो सकता है एग्जाम में आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करे और वो 5 मार्क्स 6 मार्क्स आपके खराब करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।